हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिजिक्स की पिछली क्लास में हमने बात की थी त्वरण क्या होता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी वो स्टेप टू स्टेप मैंने पूरी तरीके से वो कवर करवा दिया था। आज हम नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, बल। मैंने कल भी बताया था कि त्वरण को हमें अच्छे से पढ़ना है, वही पार्ट आगे के पार्ट को कनेक्ट कर रहा होगा, बल वगैरह इन चीज़ों को। तो हमें अगर पीछे के पार्ट में कोई दिक्कत है तो उस वीडियो को जाके दोबारा देखिए, वहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम है उसको दोबारा को देखिए, कोई डाउट उस चीज़ में नहीं रहनी चाहिए। आज हम अलग से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बल। बहुत आसान सा टॉपिक है और त्वरण से ये रिलेट होगा। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है, पहले दिन की क्लास से जो मैंने बोला था उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमें डेफिनेशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लाइन टू लाइन उस डेफिनेशन को रटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो वर्ड लिखा जा रहा है उसकी एक इमेज अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए, भाई इनका मीनिंग ये होता है। तो पहले मैं बल बताऊंगा क्या होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा और उसके बाद उसी सेम प्रोसीजर से रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फिर पहले आसान फिर बढ़िया लेवल के एग्जाम्पल लेके। चलिए बल के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो साधारण लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है वो चीज़ देखो। सामान्यतः किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो किसी भी वस्तु को अगर हम अपनी तरफ खींच रहे हैं या दूसरी तरफ धक्का दे रहे हैं, डायरेक्शन उसकी कोई भी हो जाएगी, जरूरी नहीं बिल्कुल परपेंडिकुलर ही रहे। तो किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहलाएगा, बल कहलाएगा। अब मैं पहले इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लिख देता हूँ, उसके बाद हम स्टेप टू स्टेप हर चीज़ को समझेंगे। देखो, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें तो बल क्या होगा। देखो, बल वह कारक है अब इससे पॉइंट है, बल वह कारक है, तो नीचे जितनी चीजें लिखूंगा वो सारी के सारी इसको कनेक्ट कर रही होंगी बल को। देखो, स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है। कोई वस्तु है वो स्थिर है, स्थिर से उसको गति में लाया जा सकता है। दूसरा, वस्तु की गति में परिवर्तन किया जा सकता है बल से, वस्तु की गति में परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो मोशन है, गति है, गति की दिशा इससे परिवर्तित की जा सकती है, गति की दिशा परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, वस्तु के आकार एवं आकृति वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। हाँ, तो ये 4 पॉइंट रहेंगे बल से रिलेटेड। सिंपल जो लैंग्वेज है वो धक्का देना किसी को, वस्तु को या खींच लेना, वो क्या है, बल है। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्थिर वस्तु है उसको गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है, या वस्तु जो गति कर रही है उसकी गति में परिवर्तन किया जा सकता है, गति की दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है बल की सहायता से, और वस्तु जो होगी उसके आकार या आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है बल की सहायता से। ये 4 पॉइंट हैं, उनको हमें डिटेल से समझना है, बल क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे रिलेटेड हम बात करें। तो देखो, मैं सभी के एग्जाम्पल समझाते हुए चलूंगा, इन पॉइंट को धीरे धीरे मैं कवर करते हुए चलूंगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट, स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में लाया जा सकता है। सबसे पहले हम इस चीज के बारे में समझ रहे हैं कि जो स्थिर वस्तु है उसको गति अवस्था में लाया जा सकता है। फुटबॉल होती है,
मान लेते हैं हम लोग उसको स्थिर रखा हुआ है और जब किक मारा जाता है तो क्या होगी, वो गति अवस्था में आएगी। तो हमने जो पैर से किक मारी है उस पर क्या लगाया हम लोगों ने, बल लगाया है एक प्रकार से। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, स्थिर जो वस्तु होगी उसको गति अवस्था में लाया जा सकता है। तो इससे मतलब थोड़ा सा हमें इनको ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि आप लोग इस एग्जाम्पल वगैरह को याद रखो, ये सारी चीज़ें इसको याद आवश्यकता नहीं है, लेकिन बल कहाँ कहाँ कार्य कर रहा होगा, क्या क्या प्रभाव रहेगा, वो चीज़ हमें समझनी है। तो ये हो गया। अब देखें, बस इतनी सी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो पॉइंट है दूसरा, गति में परिवर्तन किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। इसको मैं अलग अलग 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। देखो कैसे, गति में परिवर्तन करने का मतलब क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो गति बढ़ेगी, गति बढ़ेगी। मान लो कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि इस पोजीशन ए पर कोई वस्तु है जिसका वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है, और कुछ देर बाद कोई टाइम के बाद ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो वस्तु की गति परिवर्तित हो गई ना। तो इस गति में परिवर्तन के लिए हमें कोई ना कोई बल कार्य करना पड़ेगा, ऐसा नहीं अपने आप वस्तु की गति बढ़ जाएगी। तो गति बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा बल कार्य करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा बाहर से। तो या जो गति में परिवर्तन का मतलब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसकी गति बढ़ सकती है। दूसरी चीज देखो, गति कम हो सकती है, कम हो सकती है। कम होने का मतलब उल्टा एग्जांपल ले लें, जो 8 मीटर प्रति सेकंड जो मैंने लिया था उसको उल्टा कर देंगे दूसरी पोजीशन के लिए 5 मीटर प्रति सेकंड से। तो वस्तु गति का मतलब उसका वेग जो पहले ज़्यादा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। तो उसकी गति में भी कमी लाई जा सकती है। अगर किसी वस्तु को रोकना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा बाहर से। इसी से रिलेटेड, गति में परिवर्तन से रिलेटेड तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि गति में परिवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है। मान लेते हैं वस्तु पहले 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी और बाद में वो कितनी हो गई, बिल्कुल 0 हो गई, 0 मीटर प्रति सेकंड हो गई। तो यहाँ तीसरे पॉइंट के रूप में हम लिख भी सकते हैं और दूसरे में शामिल भी कर सकते हैं। कम होने का मतलब 10 से 0 में कम हो गई, या वस्तु का रोकना भी क्या होगा, गति में परिवर्तन होगा। रोकना, कोई वस्तु गति कर रही है, उस वस्तु को बिल्कुल स्थिर अवस्था में ले आए, तो पहले पॉइंट का अपोजिट हो जाएगा। जो हमने पहले पढ़ा था कि जो वस्तु है स्थिर अवस्था से गतिमान में आ रही है तो गतिमान से स्थिर में भी आ सकती है। तो ये गति में परिवर्तन से रिलेटेड 3 पॉइंट रहेंगे। तो एग्जाम्पल इनके कोई भी बनाए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कम होने वाली या अधिक होने वाली, मान लो कोई 2 दोस्त हैं, एक खींच रहा है उसको अपनी तरफ, दूसरा भी खींच रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब बल लगेंगे तो क्या आएगी, कमी आएगी। तो उसको कम बोल सकते हैं। अगर दोनों बल बराबर हो जाएंगे तो हो सकता है वस्तु में कोई परिवर्तन ही ना हो और गति बढ़ भी सकती है। तो ये 3 चेंजेज आएंगे वस्तु की गति से रिलेटेड। गति की दिशा में परिवर्तन, क्रिकेट बॉल होता है, क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच हम देखते ही हैं, तो कई बार क्या होता है, तो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में नहीं खेलते, हल्का सा उसमें परिवर्तन करते हैं। तो उस परिवर्तन के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। उस पोजीशन पे ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक हो जाता है, बल की जरूर हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हो सकता है केवल दिशा में परिवर्तन हम कर देंगे तो उससे भी क्या हो जाएगा, गति में परिवर्तन हमें दिखाई दे जाएगा। तो बल का ये प्रभाव रहेगा, बल होगा तभी दिशा में परिवर्तन होगा, वरना नहीं होगा। 4 नंबर पॉइंट जो इसका है, वस्तु के आकार और आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे बॉल वगैरह है, अगर बल हम अधिक लगाएंगे तो उसकी शेप चेंज होती है, तो हो सकता है उसको छोड़ने के बाद अपनी वापस इनिशियल पोजीशन में आ जाए, वही नहीं भी आ पाए। लेकिन अगर हमें आकार या आकृति में परिवर्तन करना है तो बल की हमें आवश्यकता होगी। ये सिंपल पॉइंट है, अभी किस किस प्रकार हो सकता है। तो ये इतनी चीज़ें जब भी होंगी तब हमेशा बल कार्य करेगा, ये चीज़ हमें देखनी है बस। और एग्जाम्पल जो नॉर्मल लाइफ में हमारे होते हैं उन्हीं एग्जाम्पल को इनके साथ कनेक्ट करना है ताकि अच्छे से इन चीज़ों को याद रखा जा सके। चलिए अब मैं बात करूँगा बल के प्रकार के बारे में, कौन कौन से बल होते हैं। जैसे गुरुत्वीय बल है, चुंबकीय बल है, उन सब के मैं नाम लिखूंगा। इंट्रोडक्शन केवल हम पढ़ेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय बल पूरा टॉपिक हमें बाद में पढ़ना है, चुंबक पूरा बाद में पढ़ना है हमें। बाकी सब जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है तो न्यूक्लियर जो होगा, नाभिकीय बल होगा, उसको हमें वहाँ भी पढ़ना है। मैं यहाँ केवल इंट्रोडक्शन आप लोगों का करवा देता हूँ इस चीज़ से। देखो पहला बल मैं मान लेता हूँ, गुरुत्वीय बल के बारे में बात कर लेते हैं।
गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल के बारे में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, वह बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, आकर्षित करती है। तो पृथ्वी होगी, प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तो जिस बल के द्वारा पृथ्वी अपनी तरफ वस्तु को आकर्षित करती है वो बल क्या कहलाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाएगा। बाकी चीज इसके बारे में हम पढ़ेंगे वहां। एक चीज वो देख लेते हैं कि जो गुरुत्वीय बल होता है वो, इसकी जो परास होती है वो अनंत होती है। अनंत परास। अनंत परास का मतलब गुरुत्वीय बल जो होगा वो अनंत दूरी तक कार्य कर रहा होता है। एक वस्तु यहां रखी है, एक वस्तु कहीं बहुत दूर रखी है, तो भी उन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा होगा। इसलिए जो परास होती है गुरुत्वाकर्षण बल की वो अधिकतम होती है, अनंत बोल सकते हैं इसको, अनंत होती है। जैसे चंद्रमा है, पृथ्वी, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा दूरी है, लेकिन दोनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या कर रहा है चंद्रमा? उसके चारों ओर रोटेशन कर रहा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात हो गई। दूसरा देखें, पेशीय बल। लगभग सभी जानते हैं इन चीजों के बारे में। पेशीय बल, पेशीय बल कौन सा होगा? पेशीय बल होगा मांसपेशियां जो हमारी होती हैं, मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल, लगने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। ठीक है, मांसपेशियां कोई चीज उठाते हैं तो जिस बल के द्वारा वस्तु को उठाते हैं तो हमारा उसमें क्या बल कार्य करता है? पेशीय बल कार्य करता है। तो पेशीय बल जहां कार्य करेगा, मांसपेशियां जहां यूज होगी वो कौन सा होता है? मांसपेशियां, तो पेशीय बल होगा। इसमें ज्यादा कुछ और चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं 3 नंबर जो हमारा है वो है घर्षण बल। घर्षण बल, इसमें 2 चीजें हमें अलग से ध्यान रखनी है, हालांकि हम जब आगे पढ़ेंगे तब भी देखेंगे। पहली बात तो ये, शायद मैं बल में अभी तक नहीं बताई है, एक चीज ध्यान रखना कि बल जब भी लगेगा, बल जब भी लगेगा, ये चीज मैं अभी लिख रहा हूं यहां, ये उसके लिए नहीं है, केवल बल के लिए है। बल जब भी लगेगा तो दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया, दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया आवश्यक है। ये पॉइंट ऊपर लिख लेना बल में, जहां हम लोगों ने बल के पॉइंट लिखे हैं, कैसे कैसे बल कार्य करता है, क्या क्या परिवर्तन बल की सहायता से आता है, वहां ऊपर नोट लगा के इस चीज को लिख लेना कि जब भी बल लगेगा, जब भी बल कार्य कर रहा होगा तो बल हमेशा क्या होगा, दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया होनी जरूरी है। अब इस चीज का ध्यान रखना, अंतःक्रिया का मतलब ये नहीं है कि दोनों वस्तुएं आपस में टच में आनी जरूरी है। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तो कार्य कर रहा है, लेकिन वो क्या नहीं है, आपस में स्पर्श नहीं कर रही है, टच नहीं कर रही है, तो अंतःक्रिया है उनके मध्य, स्पर्श नहीं कर रही है। ये पॉइंट हमें वहां लिख लेना है। अब वापस मैं आ रहा हूं घर्षण बल के बारे में। घर्षण बल, घर्षण बल के लिए पहला पॉइंट तो हमेशा ये याद रखना है कि ये हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगेगा। घर्षण बल जो होगा गति के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। कहीं भी चाहे गुरुत्वाकर्षण बल वो घर्षण बल कार्य कर रहा होगा, घर्षण बल हमेशा और हमेशा कहां कार्य करेगा, जो वस्तु की गति हो रही होगी उसी के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य कर रहा होगा। ये इसमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, घर्षण बल जो हो जब भी लगेगा तो दो सरफेस आपस में क्या होंगे, टच कर रहे होंगे, यहां स्पर्श करेंगे हमेशा। तो दो सतह क्या होगी,
दोस्त है, यहां स्पर्श कर रही होंगी, स्पर्श करेगी, ठीक है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जितना ज्यादा सरफेस आपस में टच हो रहा होगा घर्षण बल उतना ही अधिक होगा। जो कार्य कर रहा होगा उसी पे डिपेंड करेगा, एरिया पर ये डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये तय है कि जब भी घर्षण बल कार्य करेगा वो दोनों वस्तुएं आपस में टच जरूर करेगी। एक हमारी लगभग धारणा यही होती है कि घर्षण बल जो होता है वो नेगेटिव कार्य करता है। नेगेटिव का मतलब जैसे मशीन वगैरह में कार्य करता है तो मशीन जो खराब होती है वो इसी घर्षण बल के कारण खराब होती है। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं, थोड़ा नुकसान भी है। जैसे हम चल पा रहे हैं या कोई गाड़ी चल पा रही है, गति कर पा रही है, कोई भी वस्तु गति कर पा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण कर पा रही है? घर्षण बल। जो प्लेन चिकनी सतह होगी उस पर घर्षण बल क्या रहेगा? कम होगा। लेकिन जो खुरदरी सतह होगी उस पर घर्षण बल क्या रहेगा? अधिक रहेगा। ये दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर घर्षण बल नहीं है तो हम गति नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई फर्श है, उस फर्श के ऊपर अगर तेल वगैरह कोई चिकनी वस्तु गिरी हुई है तो हम चल नहीं पाते हैं, गति नहीं कर पाते हैं, तो वहां घर्षण बल क्या हो जाता है? नगण्य हो जाता है, जिसकी वजह से तो हमारी गति के लिए क्या आवश्यक है? घर्षण बल आवश्यक है। ये ध्यान रखना है हमें। तो घर्षण बल के लिए 2 या 3 पार्ट हैं। बढ़िया चीज़ है इसमें, यहाँ मैंने बता दिया, जब भी हम वापस रिपीट कर रहे होंगे तब भी देखना है। यहाँ मैं इसलिए भी बता रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि स्टेटमेंट डाल देते हैं, पूछ लेगा कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है। जो मैंने ऊपर लिखी थी लैंग्वेज के रूप में, वो डाल देगा कि बल वहाँ कार्य कर रहा होगा जहाँ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा होगा, वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो रहा होगा। इस तरीके के पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो उसके लिए हमें इन चीज़ों को याद रखना है। चलिए 2 बल की ओर बात कर लेते हैं। एक चुंबकीय बल और नाभिकीय बल। कोई विशेष बातें नहीं है इसमें, लेकिन मैं फिर भी यहाँ एक बार लिख देता हूँ। नाभिकीय बल आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे और हम न्यूक्लियर फिजिक्स आगे जाके जब पढ़ रहे होंगे तब हम भी पढ़ेंगे इस चीज़ को वापस। तो नाभिकीय बल होगा वो क्या होगा? केवल नाभिक के अंदर कार्य करता है। तो इसमें ध्यान रखना है, जो नाभिकीय बल होता है वो प्रबल होता है, स्ट्रोंग होता है, लेकिन इसकी प्रास जो होती है वो प्रास बहुत कम होती है। प्रास बहुत कम होती है। प्रास बहुत कम का मतलब ये बहुत लिमिटेड तक कार्य कर रहा होगा। जैसे नाभिक होगी, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहेंगे, तो जो नाभिकीय बल होगा वो लगभग नाभिक के अंदर ही कार्य कर रहा होता है। जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है बहुत तेजी से इसका मान क्या होता है? कमी आती है, प्रभाव इसका कम होता है। जैसे एक टीचर देख ले तो टीचर क्लास में जब होता है, ऑफलाइन क्लास की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो क्लास में पूरा कंट्रोल होता है, लेकिन बाहर तो नहीं होता ना। बाहर जाने के बाद क्या करता है स्टूडेंट, वो उसकी पर्सनल चीज़ें हैं। तो यही चीज़ इसके साथ है, नाभिक के अंदर है तो बहुत प्रबल रहेगा। ये जब प्रबल रहेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज होते हैं, लेकिन इसकी प्रास बहुत कम होती है। थोड़ी सी दूरी तो बढ़ेगी तब भी ये क्या हो जाएगा? इसके मान में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। ये नाभिकीय बल। चुंबक बल के बारे में आप जानते हो, चुंबक के मध्य जो कार्य करने वाला बल होता है वो चुंबकीय बल होता है। तो चुंबकीय बल का अगर नॉर्मल एग्जांपल देखें तो हम जब कंघी करते हैं तो 5 या 7 बार बालों के अंदर से निकालें तो ये थोड़ा सा ऐसे हमें चेंज परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, वहाँ क्या होता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है उसके मध्य स्थिर, जैसे आवेशों के कारण। तो आवेशों के कारण स्थिर विद्युत बल भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय बल भी उत्पन्न होगा। ये चीज़ हम पढ़ेंगे कहाँ? जब धारा पढ़ रहे होंगे। अगर आवेश केवल स्थिर है मतलब गति नहीं कर रहा है, स्थिर है पॉइंट के रूप में, तब तो केवल कौन सा बल होगा? स्थिर विद्युत बल होगा। लेकिन अगर गति कर रहा है और परिवर्तित गति कर रहा होगा तब चुंबकीय बल भी वहाँ क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। तो चुंबकीय बल उत्पन्न करने के लिए विद्युत का यूज भी किया जाता है। तो हम अगर एक्स्ट्रा यहाँ ऐड करना चाहें तो स्थिर विद्युत बल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ इसको बोल देंगे कि चुंबकों के कारण उत्पन्न होने वाला बल, और स्थिर विद्युत को बोल देंगे विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होने वाला बल जो होगा। तो ये बेसिक डेफिनेशन है बल की। पहले जो मैंने 5 पॉइंट बताए थे उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये जो बल वगैरह होंगे हम वापस रिपीटेशन में आके जब पढ़ रहे होंगे अलग अलग टॉपिक वाइज, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमें टॉपिक के रूप में पढ़ना है, आवेश वाला है वो हमें धारा विद्युत धारा पढ़नी है, चुंबकीय बल जो है वो चुंबक पढ़नी है, तो उसमें सारी चीज़ें वापस रिपीट होती जाएंगी। नाभिक तो 2 बार पढ़ोगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में अमित जी सर आपको पढ़ाएंगे।